तो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। क्या करेंगे आज हम ना इंट्रोडक्शन करेंगे किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनपीओस होते क्या है। एनपीओस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट, कुछ भी कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस, द मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कमाना इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। दोस्तों एक बात ये सुनो, हम ये नहीं कह रहे ये प्रॉफिट नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं, पर हम ये कह रहे हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ऐसा ये नहीं कि वो प्रॉफिट हमेशा कमाते हैं, उनको भी कभी कभी लॉस हो सकता है, लेकिन वो बने किस लिए? वो इसलिए बने हैं कि उनको प्रॉफिट कमाना है, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। जबकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं कमाना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम ये कह रहे हैं। तो ये करते क्या है और ये क्या, हम इसके बारे में हम और बात करें। दे डोंट सेल गुड्स और सर्विसेज। सेल नहीं करते, हम ये कह रहे सेल नहीं करते, क्योंकि देखो ना, अगर सेल करोगे तो बिजनेस ही हो गया। ये तो एनपीओज है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, तो ये सेल नहीं करते, पर ये क्या करते हैं? बट रेंडर सर्विसेज। ये सर्विसेज देते हैं, बेचते नहीं है, रेंडर करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और देखो, धीरे समझते जाओगे कि ये क्या है। ठीक है, सर्विसेज बेचते हैं। अच्छा, लेकिन एक बार अब पहले इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें, फिर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, एनपीओज में क्या क्या आता है। देखो दोस्तों, एनपीओज में हम कह सकते हैं जैसे कि स्कूल्स हो गए, है ना, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रिलीजियस प्लेसेस हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हो गए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ये सारे जो है ना, ये एनपीओस का एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हालांकि हमने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बेचते, लेकिन क्या होता है, एनपीओस के अंदर भी ना एक छोटा यूनिट हो सकता है जो गुड्स या सर्विस बेचता होगा। हो सकता है, मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को तो हम जो है एनपीओ का हिस्सा मानते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हो सकता है उस हॉस्पिटल की अपनी केमिस्ट शॉप हो वहां पर, जो उसकी ही है, तो वो जो केमिस्ट शॉप है वो तो गुड्स बेच रही है, मेडिसिन बेच रही है ना, तो वो जो है वो हमारी वो बिजनेस, उतना हिस्सा बिजनेस हो गया एक तरीके से, क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रही है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हॉस्पिटल को आप जो है मानते हो कि वो एनपीओ का हिस्सा है। तो मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिखा, डोंट सेल गुड्स सर्विसेज बट रेंडर सर्विसेज, लेकिन यहाँ पर मैंने साथ में कहा कि ये हो सकता है कि इनका एक यूनिट, ए पार्ट जो इनका हो सकता है, दैट कैन सेल सम गुड्स और सर्विसेज, मेजरली गुड्स। जैसे इसी तरीके से मान लीजिए स्कूल को एनपीओ का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल के अंदर हो सकता है स्कूल की अपनी कैंटीन हो, मान लीजिए स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म शॉप हो, स्कूल की अपनी बुक शॉप हो, तो वो तो गुड्स बेच रहे हैं ना, तो वो जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्कूल सर्विसेज बेच नहीं रहा। आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, कि उनके जाने पर हम फीस देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको यस फीस देना है। हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट हुआ, हमने सर्विसेज यूज करी, तो हम वो चार्ज करते हैं। तो हमने ये तो पहले आपको बता दिया ना कि ये हम थोड़ा कह रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं कमाते, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या?
इनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मान लो भाई अगर वो नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो क्या ऑब्जेक्टिव? कई तरीके के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। रेंडर सर्विसेज, अपनी सर्विसेज देना, या पब्लिक वेलफेयर, ये आ गया, पब्लिक वेलफेयर हो सकती है, या रिलीजियस कोई एंगल, मान लीजिए कोई रिलीजियस प्लेस है, कोई टेम्पल है, कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, कुछ भी इस तरीके से है, तो वहां पर लोग इसलिए जाते हैं कि चलो पीस ऑफ माइंड। तो इट कैन बी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एग्जांपल ये सब आते हैं, तो इसके इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है एंटरटेनमेंट पर्पस, हो सकता है इनका रिलीजियस पर्पस, हो सकता है कोई स्प्रेडिंग एजुकेशन। जैसे स्कूल को हम ये नहीं बोलेंगे कि स्कूल प्रॉफिट कमाने के लिए बने, हो सकता है प्राइवेट स्कूल कमाते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं आता। हमारा कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा एनपीओज हो गए, इसके अलावा एनजीओज हो गए, ये सारे जो है एनपीओज का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी फिलहाल आपको बताई कि एनपीओज क्या होते हैं, ये क्या मेन काम करते हैं, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स भी एनपीओज के दिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। एनपीओ जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? देखो दोस्तों, एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करने के लिए ना एक बारी जो दूसरे बिजनेस है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको कंपैरिजन करना इजी हो। तो मैंने एक कोई लिया, मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस कोई भी हो सकता है ना, कंपनी फॉर्म हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, ठीक है ना, या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। और हम फिर दूसरा लेते हैं एनपीओ, हम देखते हैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। देखिए, अगर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर वो कंपनी है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मैं इसको और करके लिख देती हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो क्या बनाता है बिजनेस? इसके अलावा बिजनेस बनाता है क्या चीज? बिजनेस बनाता है बैलेंस शीट, ठीक है ना। इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो ये बनाता है, पर क्योंकि हम तो एनपीओ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम तो एनपीओ पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इसकी मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस शीट की जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, हमने उसके बड़े सारे वीडियोस डाले हुए हैं, कैसे बनाने हैं वो। इनफैक्ट आपको वो अच्छे से एक बार सीख लेना चाहिए, तो आपको एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़े और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोस्तों सबसे पहले आता है क्या? सबसे पहले आता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरी आती है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसकी एनपीओ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें 3 बड़ी चीजें आती हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। आइए अब डिस्कस करते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा जाता है, उन बातों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, ताकि जो है आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स हो, ठीक है दोस्तों। चलो आइए अब बात करते हैं इन तीनों चीजों की जो हमने कही है। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। तो ये मैंने लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट तो बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में बनती है, उसका तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। और दूसरा हम कह रहे हैं क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो है भाई समरी ऑफ कैश बुक। समरी ऑफ कैश बुक। देखिए आपको कैश बुक पता होगा, कैश बुक क्या होती है? कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है जो कैश सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें कैश आता है तो डेबिट कर देते हैं, कैश जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं। और यहाँ पर कैश का मतलब जैसे कि 2 कॉलम कैश बुक में होता है, कैश एंड बैंक कॉलम,
यानी कहने का मतलब जितना जितना कैश या बैंक आता जाता है वो डेबिट करते जाते हैं और जो जाता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ये कैश बुक की समरी है जिसके अंदर दो साइड्स होती हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। एक होती है रिसीट साइड और दूसरी होती है पेमेंट साइड। तो पैसे जो आते जाते हैं रिसीट साइड को डेबिट साइड भी कह सकते हो, ठीक है ना, और पेमेंट हमारी क्रेडिट साइड हो गई। बिल्कुल कैश बुक की तरह है, जो पैसे आते जाए डेबिट करते जाओ, जो पैसे जाते जाए क्रेडिट करते जाओ। ओपनिंग बैलेंस होगा जो जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बचा होगा और क्लोजिंग होगा जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बचेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगली बात, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है। क्या मतलब कैश बेसिस? कैश बेसिस का क्या मतलब होता है? बेसिस, दो बेसिस होते हैं ना अकाउंटिंग के, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है भाई हम ये देखते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश आया, कितना, जितना कैश आया उसको डेबिट करते चलो, जितना कैश गया क्रेडिट करते चलो। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो कैश जो आ रहा है या जा रहा है वो इस अकाउंटिंग पीरियड का है कि नहीं है, हमें कोई इस बात से मतलब नहीं। बस उस पीरियड के अंदर कैश आया तो डेबिट कर दो और कैश गया तो क्रेडिट कर दो, खत्म। ठीक है, ये है राइट। अब जरा अगर यही बात मैं करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है दोस्तों वो सिमिलर, हम इसको मैं सिमिलर कह सकती हूँ। किसका सिमिलर है? वो है सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो उसमें बनता है ना क्या नाम है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यानी कहने का मतलब है ये एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है। कहने का मतलब है इसकी जो दो साइड्स हैं, जो इसकी टू साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी टू साइड्स है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में क्या लिखते हो? डेबिट में आप लिखते हो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जबकि क्रेडिट साइड में लिखते हो आप ऑल गेन्स एंड इनकम्स। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, क्या कि जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट कैश बेसिस पर है डिपेंडेंट, इसी तरीके से जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर है। कहने का मतलब है एक्रूअल बेसिस क्या होता है कि भाई वो इनकम या एक्सपेंस जो बात कर रहे हो ना इट शुड बिलोंग टू दैट अकाउंटिंग पीरियड। यानी मैं अगर इसको अब क्लैरिफाई करूं तो इसकी जो टू साइड्स हैं उसमें ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आप लेते हो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल गेन्स एंड इनकम बिलोंगिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर, belonging to the corresponding अकाउंटिंग पीरियड। उस अकाउंटिंग पीरियड का होगा तभी आप उसको लिखोगे, नहीं तो नहीं। जैसे मान लो 2022-23 का बना रहे हो आप, ठीक है, अब आपने सैलरी पे करी, आपने सैलरी जो ना 2 महीने की एडवांस दे दी जो 23-24 की है, तो वो तो इस अकाउंटिंग पीरियड की नहीं है ना, उसको नहीं लिखोगे। जबकि पेमेंट करी है रिसीट्स एंड पेमेंट में लिख दोगे, ये कह के कि मैंने 22-23 में दे तो दी ना, मैंने दे दी इसलिए उसको तो लिख दो। जबकि ये कहेगा कि नहीं भाई ये इस पीरियड की नहीं है तो इसको नहीं लिखना। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से है। इस बात को मैं छोटे से एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। छोटी सी मैं आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि आपको ये बात समझ आए। मान लेते हैं हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड जो है, हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड जो है वो है 2022-23। ठीक है, ये हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड है। देखो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ ना तो करंट अकाउंटिंग पीरियड तो जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, अब इस अकाउंटिंग पीरियड में एक कोई क्लब है, मान लो वो एनपीओ है, एक क्लब ने सैलरी पे करी, पेड सैलरी ऑफ ₹40,000 रुपीज की सैलरी पे करी। ठीक है, इंक्लूडिंग ₹3,000 फॉर 21-22, मतलब पिछले साल 21-22 में देनी थी पर तब नहीं दी, इस साल पे कर दी। ठीक है दोस्तों, एंड रुपीज सपोज कर लेते हैं
5,000 are still unpaid for 22-23। 22-23 के 5,000 रुपए अभी रहते हैं। पिछले साल के 3,000 दे दिए, ठीक है दोस्तों, और 5,000 रुपए अभी इस साल के देने हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो उसको कैसे लिखें। चलो हम बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट मैंने क्या क्या, डेबिट साइड में रिसीट्स लिखते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं। ये पेमेंट करी है। अब पेमेंट कितनी करी है भाई, आपने पेमेंट करी है 40,000 रुपीज की, चाहे वो इस साल की करी चाहे पिछले साल की करी, 40,000 दिए तो है ना, तो अब सीधा सीधा क्रेडिट पेमेंट करिए तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप कह दोगे बाय सैलरीज कि सैलरी हमने कितनी पे करी, हमने पे करी 40,000। यहाँ पर तुमने सोचा ही नहीं ना कि वो इस साल की पे करी है कि पिछले साल की पे करी है कि अगले साल की पे करी है कि देनी है कि नहीं देनी है, कोई लेना देना नहीं है, बस 40 पे करा है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट में तो ऐसे आ जाएगा। जबकि यही चीज अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखूं तो ये खर्चा है, मुझे डेबिट करना है ना, डेबिट डेबिट करना है मैंने टू सैलरी, टू सैलरीज। हमने कितनी सैलरी पे करी, हमने पे करी 40,000 की सैलरी, पर इस 40,000 में 3,000 रुपए तो पिछले दिए ना, ये इस साल का खर्चा नहीं है, एक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, ये 3,000 इस साल का खर्चा नहीं है, ये तो पिछले साल का खर्चा है। तो भाई पिछले साल का खर्चा है तो इसको माइनस करो, क्योंकि इस साल का खर्चा है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और 5,000 रुपए अभी भी देने हैं जो कि 22-23 के हैं, अभी देने हैं 5,000 रुपए। तो ये इस साल का खर्चा है, भले ही नहीं दिया पर देना तो है ना, तो 5,000 रुपए देने हैं, ये इस साल का खर्चा है। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना, जब आप नॉर्मली P&L अकाउंट बनाते हो ना, जो सिंपलर फॉर्म होती है, हम सीधा कहते हैं जी आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो, हम इसलिए बस करते हैं, क्या कहते हैं इस साल का खर्चा है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये ना बोलो कि आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो कि माइनस कर दो, आपको एक ही लॉजिक अप्लाई करना है कि वो इस साल का खर्चा या इनकम है कि नहीं है। ये 3,000 रुपए दिए, इस साल का खर्चा नहीं है, पिछले साल का खर्चा था, माइनस कर दिया। ठीक है, 5,000 रुपए अभी देने हैं, है ये इस साल के, पर हमने दिए नहीं, तो अब हमें देने हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखूं तो मुझे कितना डेबिट करना पड़ेगा, 42,000। जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट में मैंने क्रेडिट करा, क्योंकि मेरी पेमेंट है, मैंने क्रेडिट करा 40,000। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको बेसिक जो बात समझाई है वो यही है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनपीओस में क्या क्या आता है और बेसिस इनके क्या हैं। दो बड़ी अकाउंट्स मैंने आपको समझाई इसके अंदर, रिसीट्स एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके के और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, स्किप नहीं करना, अच्छे से देखना है और खूब प्रैक्टिस भी साथ में करनी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं करा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यदि कमेंट करना चाहते हैं तो यस जरूर कमेंट भी कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर भी करें आपको। ठीक है, और कोई ऐसी वीडियोस जो आप चाहते हो बनाने के लिए हम वो बनाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।